दिल्ली, भारत का दिल, एक शहर जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और आज के मॉडर्न जीवन का संगम है। लेकिन आज हम एक ऐसे विवाद पर बात करेंगे जो इस शहर के राजनीतिक मंच को हिलाकर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने भ्रष्टाचार विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं, आज खुद एक बहुत बड़े विवाद में फंस गए हैं, दिल्ली शराब घोटाला। आइए जानते हैं इस केस के बारे में जो फर्स्ट टाइम एक सिटिंग सीएम के अरेस्ट का कारण बना। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि लीकर में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है और कैसे और किस लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर जो जनरली कम ही होता है, एंड सेकेंड, सेल्फ रेवेन्यू जो स्टेट लाइसेंसेस, वैट, जीएसटी, एक्साइज जैसे टैक्सेस से कमाते हैं। नाउ स्टेट जीएसटी में चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि दैट्स सेंट्रली फिक्स्ड, एंड वैट, डीजल, पेट्रोल और एक्साइज लीकर पे ही होता है। बट अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े तो इलेक्शंस में सरकार के वोट्स घटेंगे। सो अब आप गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अपना स्टेट रेवेन्यू लीकर से ही बढ़ाएगी। लीकर के थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू के तीन तरीके होते हैं। पहला, होलसेलर और रिटेलर्स को लाइसेंस इशू करके। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी से जो हर मैन्युफैक्चरर को अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हर बॉटल पे देनी होती है। तीसरा, वैट, लीकर पे जो टैक्स लगता है वो वैट होता है जो कंज्यूमर को हर खरीद पे देना होता है, एंड वो कितना होगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहीं से जन्म लिया दिल्ली के लीकर स्कैम की कहानी ने, क्योंकि लीकर एक ऐसी चीज है जिसके रेट्स बढ़ने घटने पे डिमांड हार्डली इफेक्ट होता है, क्योंकि लीकर कंज्यूमर्स आर मोस्टली रेडी टू बाई एट ऑल कॉस्ट्स। तो इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये डिटेल वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये आपको एक जागरूक और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाएगा, जो कि किसी भी ड्रामेटिक रील देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये ओल्ड एक्साइज पॉलिसी एंड न्यू एक्साइज पॉलिसी थे क्या, एंड कैसे इसने आप गवर्नमेंट के सबसे दिग्गज मिनिस्टर्स को जेल का सफर करवा दिया। अब इस इंफॉर्मेशन पे थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि ये आपको इस पूरे मामले को गहराई से समझने में मदद करेगा। दिल्ली में 2021 से पहले जो एग्जिस्टिंग लीकर पॉलिसी थी उसमें आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से कई लूप होल्स थे जिनको भरने के लिए एक नई पॉलिसी की जरूरत थी। और ये लूप होल्स ये थे कि दिल्ली की सारी लीकर शॉप टोटली गवर्नमेंट ओन्ड थी, एंड वो काफ़ी छोटी सी जगह में खुली होती थी, एंड आसपास उसके सिगरेट, पान, चकना जैसी दुकानें भी खुल जाती थी, जिसके कारण वहाँ भीड़ काफ़ी होती थी एंड फीमेल कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अनसेफ होता था। इसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब होता था। दूसरा, दिल्ली में साल के 23 दिन ड्राई डे होता है, जबकि यूपी हरियाणा में केवल 3 दिन होता है, जिसके कारण वहाँ क्राउड डाइवर्ट होता है। तीसरा, दिल्ली में ड्रिंकिंग एज 25 साल थी, जबकि दिल्ली बॉर्डर जैसे यूपी हरियाणा में 21 साल थी, जिससे एक मेजर चंक ऑफ यूथ बॉर्डर एरिया से लीकर परचेस करता था। दिल्ली में लीकर सिर्फ एक फिक्स्ड प्राइस पे रहती थी, जबकि बॉर्डर पे जनरली ये काफ़ी लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल थी, ड्यू टू विच कस्टमर्स वहाँ से बाई करते थे। पांचवा, दिल्ली गवर्नमेंट एक बॉटल पे 25% वैट लेती थी, मतलब 100 रुपए की बॉटल पे 25 रुपए गवर्नमेंट लेती थी। बट ये जो गवर्नमेंट वेंडर्स थे ये ओरिजिनल सेल्स दिखाते ही नहीं थे। जैसे 1000 बॉटल सेल्स हुई तो 500 दिखाते थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस होता था क्योंकि टैक्स चोरी हो रहा था। और छठा, गवर्नमेंट का कहना था कि मार्केट में कई लीकर माफियाज आ गए हैं, जिससे करप्शन बढ़ गया है। और अब इन सब लूप होल्स को देखते हुए आप गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई जो कि उनके अकॉर्डिंग एक मास्टर स्ट्रोक था, बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये मास्टर स्ट्रोक उन्हीं पे बैकफायर कर जाएगा। 4 सितंबर 2020 में आप गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसे एक्साइज कमिश्नर आरएफ गोपी कृष्णा हेड करते हैं, एंड इन्हें काम मिलता है टू मेक अ पॉलिसी जो ये सारे चैलेंजेस ओवरकम करें। 5 फरवरी 2021 को ये नई पॉलिसी को कैबिनेट में सबमिट कर दिया जाता है, जो वहाँ से पास होके अपने अगले कदम यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है।
अब ये इंफॉर्मेशन काम की है कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले कैबिनेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों की मंजूरी जरूरी होती है। 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी थी, बट 15 नवंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि ये शॉप्स बस किसी धार्मिक स्थल, स्कूल या रेसिडेंसेस के आसपास नहीं खुलेगा एंड हर शॉप्स ओपनिंग के पहले डीडीए और एमसीए का अप्रूवल लगेगा। ड्रिंकिंग एज और ड्राई एज के चेंजेस भी मना हो गए, जबकि जब पहले ये पॉलिसी अप्रूवल के लिए आई थी तो इस पे एलजी ने कोई सवाल नहीं उठाया। फिर आखिर पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से केवल 2 दिन पहले क्यों ये चेंजेस बताए गए। 17 नवंबर 2021 को ये सारे चैलेंजेस ओवरकम करके फाइनली ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। बट ये सो कॉल्ड गेम चेंजर पॉलिसी दिल्ली के लीकर बाजार में केवल 8 महीने टिक पाई, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को विड्रॉ करके प्रीवियस पॉलिसी को फिर से इंप्लीमेंट करना सही समझा। अब आप सोच रहे होंगे इस पॉलिसी के ऊपर आप गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसे सिर्फ 8 महीने में वापस क्यों लेना पड़ा। बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब समझाता हूं, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि नई पॉलिसी के हाइलाइट्स क्या थे। पहला, प्राइवेटाइजेशन। नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग लीकर लाइसेंस सारे प्राइवेट बिजनेस ऑनर्स को ओपन बिडिंग सिस्टम के थ्रू दिए जाएंगे, जिसके बिड्स हाई लाइसेंस उसका, क्योंकि गवर्नमेंट का काम दारू के ठेके ऑपरेट करना तो डेफिनेटली नहीं है। और प्राइवेट बिजनेस ऑनर्स के मार्केट में एंटर करने से शॉप्स की क्वालिटी बेटर होती, क्योंकि उनको शॉप्स ओपन करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सेट कर दी गई, जैसे कि शॉप के लिए एटलीस्ट 500 स्क्वायर फीट की जगह, एयर कंडीशनर, लाइट्स, होम डिलीवरी और सीसीटीवी होना चाहिए, और साथ ही उस लोकेशन के आसपास कोई पान, सिगरेट, चकना टाइप के शॉप्स नहीं होनी चाहिए। यानी कहा जाए तो एक बेसिक दारू के ठेके से अब इलीट वाइन शॉप बन जाती, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हांस होता। एंड ऑल्सो दिल्ली इस प्लेस जहां मैक्सिमम फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो ऐसे प्रॉपर वाइन शॉप की जरूरत थी हमें। और दूसरा, ड्राई डेज। तो आसपास के स्टेट्स का देखा देखी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि अब से दिल्ली में साल में 23 नहीं, सिर्फ 3 दिन होंगे ड्राई डे, जिसकी वजह से अब दिल्ली का कंज्यूमर दिल्ली से ही लेकर लेगा एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और तीसरा था एज। अब ड्रिंकिंग एज भी चेंज करके 25 से 21 कर दी गई, जस्ट लाइक मोस्ट स्टेट्स इन आवर कंट्री। अब गवर्नमेंट ने भी सोचा होगा कि 25 की एज करने पे भी जब यूथ कहीं और से अल्कोहल कंज्यूम कर ही रहा है, तो इससे अच्छा अपने स्टेट्स का रेवेन्यू अपने ही पास रहे। सो आई वुड से ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि लीकर कंजप्शन यूथ कंज्यूमर्स में काफ़ी रहता है। चौथा था प्राइस ड्रॉप। अब इस न्यू पॉलिसी ने लीकर शॉप ऑनर्स को राइट दिया कि वो बॉटल की एमआरपी और 25% तक का डिस्काउंट खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पॉलिसी का, क्योंकि इसकी वजह से लीकर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी दिल्ली की, क्योंकि इसी वजह से लोग यूपी हरियाणा से लीकर लेने जा रहे थे। एंड अब दिल्ली में प्राइसेस इवन बेटर एंड डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे। एंड फिफ्थ वाज ऑपरेटिंग आवर्स। ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग अल्कोहल शॉप्स दिल्ली में 8 बजे तक ही खुलती थी, बट नए पॉलिसी ने इसको एक्सटेंड करके शॉप्स को 3 बजे तक खुलने की इजाज़त दी, जिससे सेल्स हाई होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसी शॉप्स पे आफ्टर वर्किंग आवर्स या डिनर नाइट पे जाते हैं। एंड यूथ और फॉरेन टूरिस्ट तो लेट नाइट ही परचेस करते हैं। एंड छठा वॉज इक्वल शॉप्स। पहले दिल्ली की लीकर शॉप्स रैंडमली ओपन थी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, बट न्यू पॉलिसी ने दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड किया और हर जोन में 27 शॉप्स ओपन होती, जिससे हर जोन में इक्वल सप्लाई रहती एंड कंज्यूमर्स को ईज ऑफ बाइंग रहती। एंड लास्ट वॉज कार्टेल सिस्टम। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स और रिटेलर्स एक नहीं हो सकते। इनमें से जो भी कंपनी एक काम कर रही है वो दूसरे में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इससे किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी मार्केट में, और ना ही प्राइस हाइक होगा, और कंज्यूमर्स को भी कम रेट में लीकर सप्लाई होगी। इससे लीकर माफिया यानी मिडिल मैन भी खत्म हो जाएंगे एंड कंज्यूमर्स बेनिफिटेड रहेगा। अब तक तो ये पॉलिसी बहुत कमाल की लग रही है, लेकिन फिर ये आखिर 8 महीने में विड्रॉ क्यों कर ली गई एंड क्यों फिर ओल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई?
तो उसका पहला कारण था हाई लाइसेंस फीस। दिल्ली गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस जो कि पहले 6-7 लाख थी अब बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई थी और हर जोन के लाइसेंस की स्टार्टिंग बिड ही 221 करोड़ थी, जिससे ऑक्शन में केवल बड़े प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। एंड कई लीकर बिजनेस ऑनर्स स्टेप आउट भी कर गए इस बिजनेस से, क्योंकि इतनी हाई फीस उनके लिए हाईली रिस्की हो गई थी। ऑल्सो क्योंकि प्रीवियस पॉलिसी में काफ़ी सेल्स गलत दिखा के रिटेलर्स टैक्स नहीं भरते थे, तो अब सरकार ने ये कहा कि ये टैक्सेस पहले ही ले लेगी, मतलब कि लाइसेंस फीस प्लस टैक्सेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा था कुछ बिजनेस ऑनर्स के लिए। और दूसरा कारण था लेस शॉप्स। अब क्योंकि एलजी के अकॉर्डिंग शॉप्स किसी भी धार्मिक स्थल, हॉस्पिटल या स्कूल के आसपास नहीं खुल सकती, तो 849 शॉप्स में से केवल 644 शॉप्स को अप्रूवल मिला और इनमें से कई शॉप्स रेसिडेंशियल एरिया में खुली, जिसके कारण सिटीजन्स ने काफ़ी आवाज़ उठाई, तो वह सभी शॉप्स को भी क्लोज कर दी गई, जिसके कारण जुलाई 22 तक केवल 432 शॉप्स बची और इससे दिल्ली गवर्नमेंट को काफ़ी हेवी लॉस हुआ। और तीसरा वजह था प्राइस वॉर। प्राइस ड्रॉप और हेवी डिस्काउंट देना वेंडर्स के लिए काफ़ी मैंडेटरी हो गया था अब मार्केट में सस्टेन करने के लिए। इवन बाई वन गेट वन टाइप की स्कीम्स भी मार्केट में डिमांड को काफ़ी हाइक कर रही थी, बट इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे थे वेंडर्स के लिए, क्योंकि टैक्स फ्री पे एमआरपी कम करना ये सब इतना बिजनेस को अफेक्ट किया कि कई लोगों ने अपने लाइसेंस सरकार को वापस भी कर दिए। ऑल्सो ये भी नोटिस किया गया कि डिमांड में, सेल्स में इतनी बढ़त हुई, लेकिन गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू गेन हुआ ही नहीं। बट इस पॉलिसी की वजह से जो शॉप्स खुली उसके कारण दिल्ली के काफ़ी सिटीजन्स ने आवाज़ उठाई कि उनके घर के पास ये शॉप्स खोली जा रही हैं। एंड इवन बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस पॉलिसी का विरोध करा, ये बोल के कि कई लीकर शॉप्स अनऑथोराइज्ड प्लेसेस में खुल रही थी, जैसे नियर स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। And in the national capital, the Congress and the BJP are protesting against the Aam Aadmi Party's Manish Sisodia outside the AAP's office. Earlier in the day started off with the face-off between the BJP and the AAP over alleged corruption using the liquor policy that intensified with protests. नाउ जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एलजी ने नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि शॉप्स के लिए डीडीए और एमसीडी का अप्रूवल लगेगा, बट स्टिल ये शॉप अनऑथोराइज्ड प्लेसेस पे ओपन हुई और यहीं से भड़की हुई जनता को देख और एक्ट्स वायलेशन को देखते हुए कुछ टाइम बाद 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट करी अपनी रिपोर्ट में बताई कि नई पॉलिसी में कई इरेगुलरिटीज हैं और कई एक्ट्स जैसे कि जीएनसीडीडी एक्ट 1991, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 भी वायोलेट हुए हैं। एंड इस इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज ना करते हुए एलजी तुरंत सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 एलिगेशंस लगे थे एक्साइज डिपार्टमेंट पे, जिसको हेड कर रहे थे मनीष सिसोदिया। पहला था कार्टेलाइजेशन ड्यू टू न्यू पॉलिसी। वैसे तो अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सेम नहीं हो सकते, बट कुछ कंपनीज ने सीक्रेटली अपनी डिफरेंट कंपनीज के थ्रू इन सब में लाइसेंसेस ऑब्टेन कर लिया था और कार्टेलाइजेशन हो रहा था, जिससे बिजनेस ऑनर्स हर तरफ से रेवेन्यू अर्न कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट में ये भी लिखा कि पॉलिसी में कई ऐसे चेंजेस पाए गए जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू में बहुत हेवी लॉसेस हुए, अप्रॉक्स 580 करोड़ का। जैसे कि सरकार ने कुछ कंपनीज की लगभग 144.36 करोड़ की लाइसेंस फी वेव ऑफ कर दी ड्यू टू कोविड-19। सरकार ने एक कंपनी का 30 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस कर दिया था, क्योंकि उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी से शॉप्स का एनओसी नहीं मिला। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी वो डिपॉजिट होता है जो एक कंपनी लाइसेंस ऑक्शन से पहले सबमिट करती है टू प्रूफ कि वो बिड में इंटरेस्टेड हैं। ये डिपॉजिट उन कंपनीज को वापस कर दिया जाता है जो बिड हार जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर एनओसी नहीं मिला तो ये कंपनी की फॉल्ट है, इसमें सरकार का क्या लेना देना? उनका बस काम लाइसेंस देना था,
तो ये ईएमडी वापस देने का क्या सेंस था। देन एक्साइज डिपार्टमेंट ने फॉरेन लीकर के प्राइसेस भी घटा दिए और पर बियर क्रेट पे भी 50 रुपए की छूट दे दी, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिड्यूस हो गया। लाइसेंस फी के बिना कई लाइसेंस की डेट्स बार बार एक्सटेंड किया गया। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि आप सरकार ने कई चेंजेस किए पॉलिसी में बिना एलजी के अप्रूवल के, ताकि उन्हें कुछ कंपनी से फंड मिले जो वो पंजाब इलेक्शंस में यूज़ कर सकें। जहां एलजी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की, वहीं अरविंद केजरीवाल श्योर थे कि ये इन्वेस्टिगेशन बेसलेस है। बट अब तक ये तो कंफर्म हो गया था कि दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी डेफिनेटली फ्लॉप थी। फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू 37% लेस था एंड इसलिए आपने 31 जुलाई 2022 में यानी 8 महीने बाद ये अनाउंस किया कि न्यू एक्साइज पॉलिसी वापस ली जा रही है और ओल्ड एक्साइज पॉलिसी अब फिर से इंप्लीमेंट होगी। इसके 17 दिन बाद ही सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें टोटल 15 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम थे, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। और इसके कुछ दिन बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से रिलेटेड हर प्लेस पर रेड की, जैसे उनका घर, वर्क प्लेस, बैंक लॉकर एक्सेट्रा। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। बट उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो मनीष सिसोदिया को इस मामले में दोषी प्रूफ कर रहा हो, एंड दैट्स वाई उन्हें सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी। बट क्योंकि इस मामले में अब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली थी, तो इस केस में ईडी भी इन्वॉल्व हुई। The Enforcement Directorate has arrested the former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the Delhi liquor policy money laundering case. अब ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 के तहत। ये एक्ट ज़रा माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। खैर, कमिंग बैक टू द केस, अब ईडी ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सितंबर 22 से फरवरी 23 तक कई अरेस्ट भी हुए, जिसमें सीबीआई का फर्स्ट अरेस्ट था विजय नायर, जो कि एक फेमस बिजनेसमैन होने के साथ पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज भी था। सो इलेक्शंस कहीं भी हो, कम्युनिकेशंस यही मैनेज करते थे। सो दूसरी तरफ ईडी ने लीकर इंडस्ट्री से रिलेटेड कई अरेस्ट किए, जैसे कि समीर महेंद्रू, बच्चू बाबू एंड अभिषेक बिनोपल्ली। बट इस केस में शॉकिंग टर्न तब आता है जब ईडी की चार्जशीट में एक के कविता का नाम आता है, जो कि एक्स तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की बेटी है। ईडी ने इन सब को कलेक्टिवली एक नाम दिया साउथ ग्रुप। अब 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। Manish, would you like to say something? Manish, you have been arrested and there is a massive protest which is also going on. Manish, you would like to say something? Manish, और जो कि आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि पार्टी के 33 में से 18 पोर्टफोलियोज वही हैंडल करते हैं। हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि उन पे बहुत सीरियस चार्जेस हैं, और क्योंकि वो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो बाहर निकल के विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब तिहाड़ जेल में ईडी लगभग 9 घंटे उन्हें इंटरोगेट करती है एंड उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट करती है। ईडी की चार्जशीट के अकॉर्डिंग मनीष सिसोदिया ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ लिए थे एक्साइज पॉलिसी में ऐसे चेंजेस करने के लिए जो साउथ ग्रुप के लीकर बिजनेस को फेवर करे। अब इस दौरान मार्च 2024 तक ईडी कॉन्स्टेंटली अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज रही होती है, बट अरविंद केजरीवाल के अकॉर्डिंग ये बीजेपी की उनको फंसाने के लिए एक साजिश थी, इसलिए वो किसी भी समन को कंप्लाई नहीं कर रहे थे। 21 मार्च 2024, द डे ऑफ अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। ईडी सीएम के घर पहुंचती है
10th समन के साथ और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ऑफ कोर्स इस अरेस्ट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, बट स्टिल ईडी उन्हें जेल ले जाती है, ये कह के कि उनके पास सीरियस एविडेंसेस हैं अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल, जो ये प्रूव करते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ लिए थे के कविता से एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए। अब आते हैं कोर्ट हियरिंग पे। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में उन्होंने ये कहा कि कार्टेलाइजेशन हुआ है और प्लान्ड हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स की कंपनी भले ही डिफरेंट नाम से हों, लेकिन बट इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इनकी रूट्स लगभग सेम कंपनीज की तरफ ले जाती हैं, जो साउथ ग्रुप के लोगों द्वारा ऑन्ड थी। इनको होलसेलर मैन्युफैक्चरर दोनों लाइसेंस दिए गए, सो द मेनली साउथ ग्रुप या बड़े बिजनेस ओनर्स को ही एंड प्रॉफिट मिले। इस तरह की ये पॉलिसी फॉर्म की गई। और चार्जशीट में दूसरी चीज़ ये कहा कि होलसेलर फी को 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया, जिसमें 6% बैक चैनल के थ्रू सरकार को वापस करने की बात हुई है। ये फंड्स हवाला से पंजाब गोवा तक पहुंचाए गए ताकि वो इलेक्शन फंडिंग में यूज़ कर सकें। ईडी ने कहा ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था जो बिना किसी अप्रूवल के पॉलिसी में किया गया, और साउथ ग्रुप ने 10 महीने में 338 करोड़ एडिशनल कमाए इस चेंजेस की वजह से। और चार्जशीट में ये भी था कि ये नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से काफ़ी टाइम पहले ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू अरुण पिल्लई, जो कि के कविता के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको फॉरवर्ड कर दिया गया था विजय नायर के द्वारा। विजय नायर एज वी नो आपका कम्युनिकेशन हैंडल करते थे, उन्होंने ही साउथ ग्रुप और आपके बीच का कम्युनिकेशन हैंडल किया था। इनफैक्ट चार्जशीट में ये भी मेंशन है कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की फेस टाइम पे बात करवाई थी, एंड केजरीवाल ने समीर को ये भी कहा था कि विजय इज़ माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, जिससे ईडी ये प्रूव करना चाहती थी कि इस सब में केजरीवाल पूरी तरह इन्वॉल्व थे। अब आते हैं इस केस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। सीएम केजरीवाल के अरेस्ट के बाद सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट तो फाइल कर दी, बट अब तक किसी तरह की कोई मनी ट्रेल नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। ED has failed to clarify as to how is required for tracing out the complete money trail, which means ED ये फेल हो गई कि पूरे पैसे कहाँ से आई और कहाँ गई ये इस्टेब्लिश करने में ईडी पूरी तरीके से फेल हो गई। ये पैरा 24 में पूरी क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ईडी ये चाहती है कि चूंकि ईडी खोज नहीं पा रही है पैसा कहाँ है, इसलिए ईडी ये चाहती है कि जब तक वो पैसे का ट्रेसिंग नहीं कर लेते हैं तब तक वो जेल में रखना चाहते हैं। और इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए मई 2024 में उनको बेल दी जाती है इलेक्शंस कैंपेन के लिए, जिसको ईडी ने अपोज करते हुए ये कहा कि इस तरह पॉलिटिशियंस कभी अरेस्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में अक्सर कोई ना कोई इलेक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 123 इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में। ईडी ने कई और भी रीजंस दिए, बट स्टिल कोर्ट ने केजरीवाल के फेवर में फैसला किया, बट उन्हें 2 जून तक के लिए ही बेल दी गई। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल सरेंडर करना पड़ा, और बीते 20 जून को अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बेल मिल जाती है, बट ईडी बेल पर स्टे लगवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की जमानत पर स्टे लग गया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना था कि अभी तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था और ईडी स्टे लेने हाई कोर्ट चली गई। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? उसके बाद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट का बेल पर स्टे लगाना बहुत अनयूजुअल है, बट बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर के
वो इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने जो गलती की वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए केजरीवाल अभी भी जेल में है। अब इसमें देखा जाए तो एक और बात सामने आती है कि आजकल के कोर्ट में दो टाइप की अप्रोच फॉलो होती नज़र आ रही हैं। आइज वाइड ओपन अप्रोच, जिसमें जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं उसकी कोर्ट निगरानी करता है और अगर एक्यूज के खिलाफ इनफ प्रूफ ना मिले तो उसे बेल दे दी जाती है। और दूसरा है आइज वाइड शट अप्रोच, इसमें कोर्ट कई बार खुद ही एविडेंस के बीच के गैप्स को ब्रिज कर लेता है और एक्यूज को इनोसेंट या गिल्टी मान के डिसीजन दे देता है। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि अब तक सीबीआई या ईडी को कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। रिश्वत ली गई है या रिश्वत के पैसे से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। बट फिर भी आप सोच रहे होंगे कि अगर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन सब के अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला तो आखिर ये सब जेल में क्यों है और क्यों ईडी इन्हें किसी भी हाल में बेल नहीं मिलने दे रही। तो इसका रीज़न है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें 2018 में अमेंडमेंट करे गए, जिससे बेल मिलना मुश्किल हो रहा है और ईडी को और भी ज़्यादा पावर्स इससे मिल जाती हैं। अब तक कोर्ट केसेस में ये कहा जाता था कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, बट पीएमएलए के अकॉर्डिंग है गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। और इसीलिए अगर ईडी को किसी पे भी डाउट हुआ कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उनको इस एक्ट के तहत बेल मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा जब तक वो इनोसेंट ना प्रूव हो। सिमिलरली ऐसा ही अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जैसे आपके मिनिस्टर के साथ हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे प्रूफ तो है ही, क्योंकि कोर्ट हियरिंग में जो हियरिंग हुई उसके अकॉर्डिंग 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया, उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। उनमें से एक थे शरद रेड्डी, जो कि ऑरोबिंदो फार्मा के हेड थे, और 9 नवंबर 2022 को ईडी ने इन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था और इनका स्टेटमेंट सीएम के फेवर में था। लेकिन 10 नवंबर को ईडी ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इनके अरेस्ट होने के 5 दिन बाद इनकी कंपनी 5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करती है, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से क्लियरली विजिबल है। इनको 6 महीने जेल में रखा जाता है, जिसके दौरान इन्होंने 9 स्टेटमेंट्स दी होती हैं केजरीवाल के फेवर में। बट 23 अप्रैल 2023 को रिलीज होने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है और मई 2023 में इन्हें ईडी से बेल मिल जाती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और ऑल्सो इनके रिलीज होने के 6 महीने बाद ये एक और 25 करोड़ की डोनेशन देते हैं बीजेपी को। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ क्या खेल चल रहा है। इनफैक्ट जो बाकी 3 विटनेस थे उनकी कहानी में भी ऐसी कई सिमिलरिटीज पाई गई हैं। तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये असल में एक स्कैम था या फिर एक प्लान्ड गेम जिससे आप गवर्नमेंट को फंसाया जा सके या लोकसभा इलेक्शन से बाहर किया जा सके। क्या सच में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और अगर हाँ तो उसकी मनी ट्रेल इतने सालों में क्यों नहीं मिला? क्या ईडी सीबीआई के पास इन ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स के अलावा कोई सॉलिड प्रूफ हैं जिनके बल पे वो केजरीवाल, जो कि एक सिटिंग सीएम है, उनको अरेस्ट कर लाई, या सिर्फ एक ये राजनीतिक साजिश थी? क्या ये कहा जा सकता है कि अगर किसी को जेल में रखने का मंशा हो जाए तो हमारे लीगल सिस्टम में धाराओं और आरोपों की कमी नहीं है? क्या जो पार्टी पावर में होती है वो ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने अपोजिशन को दबाना चाहती है? क्या होगा अगर ये सभी आरोप गलत निकले और आखिर में ये सब लोग निर्दोष निकले? खैर ये तो शायद इस केस के ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा, बट ऐसे और एक्सप्लेन वीडियोस के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।